Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से इफ एल्स, स्विच केस एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में प्रोग्रामिंग एग्जांपल के साथ में हम लोग लर्न कर चुके हैं। तो सी लैंग्वेज को लर्न करने की अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो लूपिंग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो तो हमारे पास में एक तरीका तो ये होता है कि हम उस स्टेटमेंट को जितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है उतनी बार हम राइट करें, या फिर हमें अगर पहले से पता ही नहीं हो कि उस स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम यह भी नहीं डिसाइड कर सकते कि उस स्टेटमेंट को हमें कितनी बार राइट करना है। तो इस केस के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो सी लैंग्वेज के अंदर लूपिंग हमारे पास में तीन टाइप के लूप्स अवेलेबल हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल के साथ इनको डिस्कस करेंगे। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें किसी ब्लॉक ऑफ कोड या कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट जो है वो उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज होते हैं। तो कुछ जैसा कि हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास थ्री टाइप्स के लूप्स अवेलेबल है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कोई भी अगर स्टार्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट जैसे ही कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस केस के अंदर यहाँ पे जैसे कि व्हाइल लूप का एग्जांपल लिया हुआ है, तो उस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि उस लूप के लिए जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। और उसके बाद में अगर कंडीशन अगेन कंडीशन टेस्ट होगी, अगेन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अगर ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम कंट्रोल उस लूप के जस्ट बाद में जो भी स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। सी लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लूप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ लूप कंट्रोलिंग कंडीशन और दूसरा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल। तो लूप कंट्रोलिंग प्लेस ऑफ लूप कंट्रोलिंग कंडीशन के आधार पे अगेन हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंट्री कंट्रोल्ड एंड दूसरा है एग्जिट कंट्रोल्ड। तो जैसा कि इसका नेम एंट्री कंट्रोल का नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे नेम इंडिकेट कर रहा है कि एंट्री कंट्रोल लूप के केस में जो लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए, लूप को कंट्रोल करने के लिए जो कंडीशन है वो उस लूप के एंट्री पॉइंट पे इवेल्युएट होती है। तो इसके सी लैंग्वेज के अंदर फॉर एंड व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर जो लूप को कंट्रोल करने के लिए जो कंडीशन होती है वह कंडीशन एग्जिट पॉइंट पे इवेल्युएट होती है। तो डू व्हाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप का एग्जांपल है। उसके बाद में लूप टाइप ऑफ लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल के बेस पे हम लूप्स को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है काउंटर कंट्रोल्ड और दूसरा है सेंटिनल कंट्रोल्ड। तो काउंटर कंट्रोल्ड लूप यानी कि अगर हमें पहले से पता हो कि लूप को कितने बार एग्जीक्यूट करवाना, यानी लूप बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो इस टाइप के लूप को हम काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं, या फिर इसको हम डेफिनेट रिपीटिशन लूप कह सकते हैं, क्योंकि हमें पहले से ये पता है कि उस लूप की बॉडी को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। दूसरा है सेंटिनल कंट्रोल। तो सेंटिनल कंट्रोल को हम इंडेफिनेट रिपीटिशन लूप भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटिनल कंट्रोल लूप के केस में हमें
पहले से यह पता नहीं होता कि हमें लूप की बॉडी को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे कि व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के अंदर जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर होती है तो उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की केस में ही हम यह बता सकते हैं कि लूप को अब एग्जीक्यूट करवाना है या नहीं। अब बात करते हैं फॉर लूप की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है और किसी लूप बॉडी को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम में आता है, और हमें पहले से पता होता है कि इस लूप की बॉडी को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का सिंटैक्स देख सकते हैं। फॉर लूप की वर्किंग को इस डायग्राम की हेल्प से फॉर लूप की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फॉर लूप के अंदर तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड काउंटर अपडेशन। तो जब भी हम लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम जो भी हम लूप को कंट्रोल करने के लिए जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। जैसे कि हमें अगर किसी लूप की बॉडी को 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना था तो हम एक काउंटर वेरिएबल ले सकते हैं। उस काउंटर वेरिएबल को हम 1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर कंडीशन, यानी कंडीशन हमें उस लूप की बॉडी को कब तक एग्जीक्यूट करवाना है और क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जिसके फॉल्स होने पे हमें इस लूप से एग्जिट होना है। तो उसके लिए हम कंडीशन यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल के केस में हम ये कर सकते हैं कि हमें 10 टाइम किसी लूप को एग्जीक्यूट करवाना है तो लूप कंट्रोल वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करके हम यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज लेसर देन इक्वल टू 10। उसके बाद में अपडेशन, हम काउंटर की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे आपका हम एक वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, 1 से डिक्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर और भी नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे जिस भी टाइप से हम उसको अपडेट करना चाहें काउंटर की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद में कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो आपका 3A पार्ट उसके अकॉर्डिंग आपका लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में तो फिर उसके बाद में काउंटर अपडेशन होगा। काउंटर अपडेशन होने के बाद में अगेन कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन आपका ट्रू होता है तो उस केस में अगेन लूप बॉडी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो लूप बॉडी के जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट है उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन के अंदर हम एक से ज्यादा वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन सेक्शन ऑप्शनल है, और इनिशियलाइजेशन के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन को यूज नहीं करते हैं। फिर कंडीशन की बात करें तो कंडीशन यहाँ पे एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। कंडीशन ट्रू होने के केस में लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फॉल्स होने के केस में प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट होता है उसके पास में ट्रांसफर हो जाता है। हम यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशंस भी मेंशन कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं। अगेन कंडीशन को यहाँ पे मेंशन करना ऑप्शनल है। सी लैंग्वेज के अंदर हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड काउंटर अपडेशन तीनों को एक साथ कंडीशन सेक्शन के अंदर कंबाइन भी कर सकते हैं। तो फिर बात करते हैं काउंटर अपडेशन की। तो काउंटर अपडेशन के अंदर हम जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम अगेन एक या एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं, और अगेन यह ऑप्शनल है। तो यहाँ से हम लोगों को यह पता लगता है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो फॉर लूप होता है उसके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन तीनों ही ऑप्शनल हैं। अगर हम तीनों को मेंशन नहीं करें तब भी आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इस केस में जो आपका लूप है वो एक इनफाइनाइट लूप की तरह से बिहेव करेगा। अब बात करते हैं एक फॉर लूप के एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम ये प्रिंट करवाना चाहते हैं कि 1 से 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है वो। तो इवन नंबर्स का जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक नंबर
किसी दो एक नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें और उस केस में उस रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर 0 हो तो वह नंबर इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने 1 से 10 तक नंबर्स को चेक करना है, तो हमने एक काउंटर वेरिएबल i लिया है, i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया और उसको हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू 1 से लेके 10 तक के बीच में जो भी इवन नंबर्स है उनको प्रिंट करवाना है। और फिर हम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे यानी i प्लस प्लस, तो ये i जो काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। फिर हम यहाँ पे कंडीशन ये चेक कर रहे हैं कि नंबर इवन है या नहीं। तो इवन होने के लिए जैसे कि मॉडुलस ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर से हम ये चेक कर उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो i% डू i मॉडुलस 2 अगर 0 है तो उस केस में नंबर इवन होगा, तो हम उस नंबर को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे ये 2 4 6 8 10 यानी 1 से लेके 10 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करेगा। उसके बाद बात करते हैं व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप सी के अंदर, अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर या फिर किसी भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हमें पहले से यह नहीं पता हो कि लूप की बॉडी को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस केस में हम व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप को यूज करते हैं। तो जो भी इसके लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड होता है या फिर लूप बॉडी है, वो तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप जो आपका प्रोग्राम कंट्रोल है वो लूप बॉडी के जस्ट बाद में जो स्टेटमेंट्स हैं उनके पास ट्रांसफर है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 व्हाइल, फिर ये कंडीशन इवेलुएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू है 3a में तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप बॉडी के बाहर जो भी नेक्स्ट बार जो भी स्टेटमेंट है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ट्रू होने के केस में लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर कोई अपडेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे हम अपडेशन कर सकते हैं, और उसके बाद में अगेन फिर कंडीशन इवेलुएट होगी और आगे प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। उस एग्जांपल को हम देखते हैं यहाँ पे एक व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के सम को कैलकुलेट कर रहे हैं, या नेचुरल नंबर्स यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसे वो 1 से लेके n तक जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमें यहाँ पे 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे लूप को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल यूज किया है i। उस i की वैल्यू को हमने यहाँ 1 से इनिशियलाइज किया है, और सम को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक वेरिएबल लिया है सम, जिसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू 0 असाइन की है। तो जैसे ही हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, हमने कंडीशन मेंशन की i इज लेसर देन इक्वल टू 10, क्योंकि सबसे पहले i के अंदर 1 वैल्यू है जो कि ऑब्वियसली 10 से लेसर है, तो ये लूप कंडीशन ट्रू है, तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद में सम के अंदर उस i की वैल्यू को ऐड कर देगा। उसके बाद में हम i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 2 होगी। अगेन फिर कंडीशन जब भी इवेलुएट होगी तो अगेन यहाँ पे i की वैल्यू 2 जो कि 10 से लेस है, तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, या तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि i की वैल्यू 10 है। और जैसे i की वैल्यू 10 से ग्रेटर होगी या कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो लूप से बाहर। उस और लूप के बाद में हम यहाँ पे जस्ट सम को प्रिंट करवा रहे हैं, तो जैसे हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसका आउटपुट होगा सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 55। उसके बाद बात करते हैं डू व्हाइल लूप की। तो डू व्हाइल लूप बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह ही वर्क करता है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप में कि व्हाइल एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें क्योंकि व्हाइल के अंदर जो भी लूप कंट्रोल के लिए जो कंडीशन है वो एंट्री पॉइंट पे ही इवेलुएट होती है, जबकि डू व्हाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो उस केस में जो लूप कंट्रोल के लिए जो कंडीशन है वो एग्जिट पॉइंट पे इवेलुएट होती है। दूसरा छोटा सा डिफरेंस ये है कि डू व्हाइल लूप की बॉडी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होती ही होती है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स।
जबकि व्हाइल लूप की बॉडी केवल और केवल कंडीशन ट्रू होने के केस में ही एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका डू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, उसके बाद में लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद में कोई अपडेशन लूप बॉडी के अंदर परफॉर्म करना है तो वह कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे कंडीशन चेक होती है। अगर तो हम ये देख सकते हैं कि कंडीशन चेक होने से पहले लूप बॉडी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यही आपका व्हाइल और डू व्हाइल में एक छोटा सा डिफरेंस है। बाकी सारी वर्किंग जो है वो व्हाइल और डू व्हाइल की सेम है, सिर्फ ये इस डिफरेंस के अलावा। तो हम इस एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टू की टेबल को प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे टू की टेबल को हमने प्रिंट किया इस प्रोग्राम की हेल्प से। उसको प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है, नंबर को हमने 1 से इनिशियलाइज करवाया है। तो और सबसे पहले हम प्रिंट करवा रहे हैं नंबर इनटू 2, और उसके बाद में हमने नंबर को इंक्रीमेंट किया है 1 से, तो नंबर की वैल्यू, और उसके बाद में हमने कंडीशन को टेस्ट किया, नंबर इज लेसर देन इक्वल टू 10। तो जैसे ही इनिशियल वैल्यू नंबर की 1 है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा वैल्यू इंक्रीज होके इसकी 2 हो जाएगी, और ये कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन चेक होने पे 2 इज लेसर देन इक्वल टू 10। डेफिनेटली 2 है वो 10 से छोटा है, तो उस केस में आपका लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और यह तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कि नम की वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं हो जाती। तो यह प्रोग्राम जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 की टेबल को प्रिंट करेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने लूपिंग के बारे में डिस्कस किया। लूपिंग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लूपिंग स्टेटमेंट के हेल्प से हम किसी प्रोग्राम की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें किसी प्रोग्राम स्टेटमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लूप की सहायता से हम उनको इजीली जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहे उतने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दूसरा, लूप की हेल्प से हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट लूप का यह है कि हम लूप की हेल्प से डेटा स्ट्रक्चर्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एरेज, लिंक लिस्ट, इन सब को हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ इनके अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स के अगले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।